हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 48 जो अपना सेट है। इससे पहले 47 हम लोग देख चुके हैं। उसके जो क्वेश्चन थे आप सभी लोगों ने देखे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 48 नंबर जो सेट है। स्टार्ट हम लोग कर रहे होंगे जीके से। जीके के पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मैथ के देखेंगे, साथ ही साथ फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, कह रहा कि फिसिट, यहाँ पे आपका क्या है लिख लेना, डिफिसिट। क्या डिफिसिट? डिफिसिट, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ध्यान रखना, क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने से धन अर्जित किया है। क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि अर्थ है सरकार ने किससे धन अर्जित किया है। तो ऑप्शन क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको आप बोलते हैं आईएमएफ, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, और लास्ट विश्व व्यापार संगठन जिसको आप बोलते हो क्या, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए। तो ध्यान रखना, क्या जो आपका डेफिसिट फाइनेंशियल का अर्थ है वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो भारतीय रिजर्व बैंक से, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, जो इसका सही जवाब है क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक ऑप्शन है आपका क्या, जीवन व्रत, दूसरा है आंतरिक नीति, तीसरी है विदेशी नीति, और लास्ट ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जो चार ऑप्शन दिए गए, जीवन व्रत, आंतरिक नीति और विदेशी नीति। तो आप ध्यान रखना कि अशोक के शिलालेखों से कहां से मिलती है। तो आपका जो दिया गया जीवन व्रत, क्या दिया गया है, जीवन व्रत। दूसरा ऑप्शन दिया गया क्या, आंतरिक नीति। क्या दिया गया, आंतरिक नीति, आंतरिक नीति। और तीसरा यानी लास्ट ऑप्शन दिया गया है विदेशी नीति, विदेशी नीति, विदेशी विदेशी नीति। ठीक है, क्या विदेशी नीति। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपके हैं क्या, अशोक के शिलालेखों से मिलते हैं, यानी सभी विकल्प आपके इसमें क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से तैयार करके रखोगे। जो भी अपना कंटेंट कराया जा रहा है बहुत ही गजब का कंटेंट है। इस कंटेंट को आप पढ़ने के बाद नर्सिंग असिस्टेंट यानी एनए का एग्जाम, यहाँ से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और आपने अगर नोट्स परचेज कर रखे हैं तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आप शायद और कहीं से पा नहीं सकते थे। उनमें हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की है। उन कंटेंट को आप पढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बाकी जो आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रही है 50 प्रैक्टिस सेट, आप इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो शायद अभी तक आपने कम देखे हो। अगर आपने कम देखे हैं तो उन पे आपको मेहनत करनी, क्योंकि वो क्वेश्चन है यहाँ पे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में बड़ी देखने को मिलेगी, ऑप्शन उसके छोटे होंगे। तो आप लोग लैंग्वेज को देख के घबरा जाओगे। तो लैंग्वेज को देख के घबराना नहीं है, करना क्या है, उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन करना है, कई बार रिवीजन करना है, और बार बार उसको आगे अच्छे से रिवीजन करते रहना। कब तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, यानी एग्जाम में आप उसको सही ठोक के ना हो, तब तक आपको उसको क्वेश्चन को करते रहना है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहेंगे और आगे कंटिन्यू भी करते रहेंगे मजबूत तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है देखना, कह रहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं। ग्रेफाइट की बात की जाए तो आप ध्यान रखना कि कार्बन का क्या है, ये कार्बन का अपरूप है। क्या कार्बन के अपरूप क्या है, कार्बन के अपरूप, कार्बन के अपरूप। तो ये जो कार्बन के अपरूप है आपका, एक हो जाता है आपका हीरा। क्या हो जाता है, हीरा। दूसरा हो जाता है क्या, ग्रेफाइट। दूसरा हो जाता है ग्रेफाइट। ये ध्यान रखना आप, कार्बन के ये प्रूफ है, हीरा, ग्रेफाइट। सबसे ज्यादा कार्बन आपका जो पाया जाता है ग्रेफाइट में पाया जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो इसका सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इनकी राजधानी जो मणिपुर है, मणिपुर राजधानी की क्या है? इम्फाल हो जाती है भैया। क्या हो जाती है? मणिपुर की आपकी इम्फाल हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाती है। क्या हो जाती है? ईटानगर हो जाती है। और ओडिशा की राजधानी आपकी बेटा भुवनेश्वर हो जाती है। क्या हो जाती है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर हो जाती है। ठीक है। और लास्ट आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की क्या हो जाती? अमरावती। अभी तक क्या थी? हैदराबाद। अब हो गई, अभी तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब आपको आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी। ठीक है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? तो आप ध्यान रखेंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि कह रहा भोजन को नली से होते हुए ढकेलने के लिए नाल की पेशियों के अस्तर के लय बुद्ध संकुचन को कहते हैं। मतलब भोजन को नली से ढकेलते हुए, कहां से ढकेलते हुए? नली से ढकेलते हुए नाल की मांसपेशियों के अस्तर को लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं, बिंदुनाव कहते हैं, या लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान क्या रखना है आपको कि भोजन को नली से होते हुए ढकेलने की जो नाल, इस नाल की मांसपेशियों का जो संकुंचन होता है उसको कहते हैं क्या? क्रमाकुंचन कह देंगे। क्या कह देंगे? उसको आप बोल दोगे क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन बोल दोगे। यानी जो ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है क्रमाकुंचन, वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 4 का 1 सही हो जाएगा। अगर पांचवें की बात करें तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? क्या कह रहा कि चीन की सीमा रेखा किस के साथ सबसे लंबी है? तो छोटी छोटी बातें आप सभी लोग ध्यान रखो। अगर मैं आपसे कहूं कि चीन की राजधानी क्या है? चीन की बीजिंग नाम राजधानी है। ठीक है। चीन की क्या होती है? बीजिंग हो जाएगी आपकी। आ जाओ, क्या कह रहा क्वेश्चन में आपसे कह रहा कि रूस, भारत, म्यांमार, मंगोलिया। तो इसका जो सही जवाब है कि रूस, जो चीन है आपका, की सीमा रेखा सबसे लंबी किस देश के साथ? तो जो ऑप्शन कहोगे आप, तो ऑप्शन तो भैया ध्यान रखना कि कौन सा देश है। इनमें से 4 देश दिए गए, रूस दिया गया, भारत दिया गया, म्यांमार दिया गया, मंगोलिया दिया गया। जो सबसे लंबी सीमा रेखा है कौन सी? मंगोलिया। कौन सी? मंगोलिया के साथ। अब आप अगर इसकी कैपिटल की बात करोगे, भैया राजधानी तो आपको छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि आपको एक राजधानी से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब वो देश की हो या राज्य की हो या केंद्र शासित प्रदेश की हो, एक राजधानी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो ध्यान रखना है मेरे जवानों, क्या ध्यान रखना है? रूस की राजधानी क्या होती है? रूस की राजधानी जो होती है आपकी मॉस्को होती है। क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को। और भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्या? भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। और म्यांमार की राजधानी नेपिडा। क्या? नेपिडा। म्यांमार की राजधानी नेपिडा। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई कि रूस की राजधानी मॉस्को हो गई, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, म्यांमार की राजधानी नेपिडा हो गई, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर हो गई। और जो इसका सही जवाब है कि सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है? तो मंगोलिया की, यानी 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1 दिया गया है, बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है। बैकेलाइट ऊष्मा का सुचालक होता है, या बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बैकेलाइट को ऊष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है। तो कथन सही पूछा है, तो एक कथन आपका इसमें सही है। क्या? जो बैकेलाइट है विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? एक क्वेश्चन, एक जो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है, बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन 2 जो दिया गया है वो सही हो जाएगा। क्या क्या दिए गए? केवल 1 तथा 2, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। केवल 1 तथा 3, मतलब 1 और 3 दोनों सही है। या केवल 2, मतलब ओनली 2। तो जो आपको ओनली 2 दिया गया है वो इसका सही जवाब है भैया। क्या? केवल 2 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखना।
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद, अगर बात संसद यानी पार्लियामेंट की आई है तो 3 अनुच्छेद आपको ध्यान रखने होंगे। क्या? एक ध्यान रखना होगा आपको संसद, एक आपको ध्यान रखना होगा संसद, एक ध्यान रखना होगा राज्यसभा, एक ध्यान रखना होगा आपको राज्यसभा, एक आपको ध्यान रखना होगा लोकसभा। क्या? लोकसभा। ठीक, ये आपकी पार्लियामेंट हो जाती है, राज्यसभा आपका अपर हाउस हो जाता है, लोकसभा आपका लोअर हाउस हो जाता है। इसको उच्च सदन और ये आपका निम्न सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है, ध्यान क्या रखना, जो संसद है वो आपका 79 में मिलेगा, जो राज्यसभा है वो 80 में मिलेगा और जो लोकसभा है वो इसमें मिलेगा। ये आपके आर्टिकल है। ठीक है, संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81, ये आपके आर्टिकल हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में जो कहा गया है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254, आर्टिकल 256। तो आप ध्यान क्या रखोगे भैया, जो आर्टिकल 368 है, क्या जो आर्टिकल 368 है 7 का ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या? भारतीय संसद को संविधान में संशोधन, क्या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन, क्या संसद में संविधान में संशोधन, जो आर्टिकल में आपकी बात की गई है वो आर्टिकल है आपका क्या 368 यानी 368। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एक राइट हो जाएगा, 7 का एक। अगर बात करेंगे क्या भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, वह कौन सा भाग है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेशों को बताता है? ऑप्शन दिया गया एक VI यानी भाग 6 और भाग 7, भाग 8 और भाग 9, 4 भाग दिए गए। आप ध्यान रखना, क्या जो अपना भाग है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। किसके बारे में? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बताता है वो भाग 8 है। क्या है भैया? वो भाग 8 है। ध्यान रखना आप, क्या जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है वो हमारा भाग क्या है? वो हमारा भाग 8 है। क्या है? भाग हमारा 8 है। अगर बात 9 की करेंगे, किसकी बात करेंगे? बात 9 की करेंगे कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो ऑप्शन एक दिया गया सियाल, एक दिया गया या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? तो ध्यान रखेंगे आप, क्या जो हमारा निफे है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन जो करना है जीएस का, जो लास्ट क्वेश्चन करना है, क्या कह रहा है कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? जो हमारा कोंकण तट है, कौन सा कोंकण तट है? देखना आप, जो हमारा कोंकण तट है वो कहां से कहां तक है? तो वो है हमारा दमन से गोवा, दमन से गोवा। देखो क्वेश्चन में क्या गोवा से कोची नहीं, गोवा से द्वीप, दमन से गोवा और क्या गोवा से मुंबई। तो ध्यान रखना जो कोंकण तट है हमारा वो दमन से गोवा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया है। ये जीएस का लास्ट क्वेश्चन जीके का था, 10 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी यानी दमन से गोवा। अब हम लोग अपने 5 क्वेश्चन भैया मैथ के देख रहे होंगे, 5 क्वेश्चन मैथ के देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन आपको मैं मैथ का होमवर्क में दिया करूंगा, 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन का कमेंट मुझे आपसे सवाल का जवाब कमेंट में चाहिए होगा, जो आप कमेंट में कर रहे होगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए की सावधि जमा राशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक ब्याज। मतलब कह रहा कि 12,000 रुपए हमारा पैसा जो मूलधन है, मूलधन है हमारा, तो मूलधन हमारा क्या है? पैसा लेना या देना, दिया गया पैसा, उधार लिया गया पैसा, ये क्या हमारा कहलाता है? मूलधन कहलाता है। उधार पैसा लिया जो जाता है या दिया जाता है वो हमारा मूलधन होता है। जिस रेट पर पैसा दिया जाता है वो हमारा क्या होता है? ब्याज की दर होती है। और जिस रेट पर हम उसको कितने समय के लिए दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है बेटा कि समय, कितने समय के लिए दे रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन क्या करा कि 12,000 रुपए की सावधि, आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर आपका होता है पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100 का मतलब क्या हो जाएगा कि 12,000 रुपए की जो सावधि राशि है वो हमारा क्या है, मूलधन। तो 12,000 रुपए तो आपका मूलधन हो गया, और कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, 3 महीने के लिए। अगर महीने में दिया गया तो इसको वर्ष में बनाओगे, और वर्ष बनाने के लिए क्या करोगे, एक वर्ष में 12 तो 3/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 6%। तो 6% के हिसाब से 3 महीने के लिए तो समय हमारा 3/12 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके खत्म, 12 से आ गया 10, 6 त्रिक 18 और 18 दाम 180 रुपए, क्या 180 रुपए। तो जो उसका ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 180 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 180 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा कि देखो वैल्यू कितनी खतरनाक है भैया, 44.897 इंटू 45.0086 इंटू 101, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 44.897 इंटू 45.0086 इंटू 101.111। अब देखो इतना लंबा गुणा तो आपको करना नहीं, करना क्या है, बस ये देखो कि ये किसके लमसम आसपास वैल्यू है। ये है 44.897, क्या आप इसको लगभग में 45 लिख सकते हो। ये किसके है, 45.08, क्या आप इसको भी लगभग 45 के आसपास लिख सकते हो। और ये किसके आसपास है, समथिंग मान के चल लो कितने के, 100 के आसपास है। तो देख लो, ऑप्शन पे डिपेंड होगा क्वेश्चन। 45 का स्क्वायर यहां से देखोगे कितना होता है, 20-25, कितना होता है 20-25, और 2 जीरो चिपका दो, कितना आ गया, कितना आ गया 2,02,500, 2,02,500। मतलब जो आंसर होगा लमसम थोड़ा पीछे आगे पीछे होगा, इसी के आगे पीछे होगा। ऑप्शन आपको दिए हैं, चेक करना शुरू करो। 2,54,300, आपसे कितना 2 लाख, तो ये तो थोड़ा क्या बहुत ज्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये कितना 1 लाख बहुत कम है, ये 1 लाख ये भी कम है, लेकिन देखो 2,04,300 रुपए, ये कितना 2,02,500 रुपए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ से भैया इसके आसपास जो आंसर है वो एक ही आंसर हमें मिल रहा है, और जो इसका सही जवाब है वो है 2,43,000, मतलब 2,04,300 रुपए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इतना बड़ा गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन एक मैथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ही मुझे आपसे कमेंट में जवाब चाहिए। कमेंट में आप सभी लोग इसका जवाब दे रहे होंगे। अगर ये आपको आ जाए तो ठीक है, वरना मैं इस क्वेश्चन को कल आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट में चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 42 या 43 में कराया है, आप लोग देख लेना। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, इसलिए इसका जवाब चाहिए किसमें, कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 2 से 42 तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होगा। 2 से 42 तक, एक 2 पहली संख्या, दूसरी 4, तीसरी क्या है 6, और लास्ट संख्या क्या कह रहा है 42। जब भी कभी ऐसी संख्याओं का योग निकालना हो तो क्या करोगे, एक तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपसे कहा गया कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या करोगे, 1 2 3 4, कहां तक 100 तक। तो कुछ नहीं करना होता भैया, ऐसे केस में करना क्या बाबू, देखो क्या करना, पहला पद यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को जोड़ देना और 2 से भाग दे देना। क्या करना, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना, और साथ में मल्टीप्लाई किसका करा देना, पदों की संख्या, क्या नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। बात समझ में आई, पहला पद प्लस दूसरा, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप यहां से देख रहे हो पद हमारे पास टोटल कितने हैं 100, मतलब यहाँ पे जो पदों की संख्या कितनी है 100 है, और यहां से ऐड करोगे 100 और 1 101 हो जाएगा, 101 बटे 2, और यहाँ कितने पद आ जाएंगे 100 पद आ जाएंगे। काटो तो आंसर कितना आ गया 50 50, कितना भैया
50-50। लेकिन अब आपको सीरीज ऐसी भी मिल सकती है कि जिसमें हमें ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसमें पद कितने हैं, जैसे 21, 22, 23 और 100। क्या अब यहाँ पे पद 100 है? अब आप गिनोगे 1 से 20 तक के हटाओगे तो उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। तो गलती नहीं करना, काम वही 100 और 21 जोड़ोगे, 121/2 इंटू पदों की संख्या निकालनी है। जो पदों की संख्या आप निकाल रहे होगे उसमें क्या करोगे देखना, जो फर्स्ट पद और लास्ट पद है इनका डिफरेंस ले लोगे। क्या? फर्स्ट और लास्ट का, फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस, लास्ट का डिफरेंस बटे यानी अपॉन में डिवाइड किससे दोगे? जो सीरीज के बीच में डिफरेंस चल रहा होगा, जो सीरीज के बीच में डिफरेंस चल रहा होगा उससे आप डिवाइड दे दोगे। तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कितना? फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस भैया कितना? देखो कितना आ रहा है, यहां से आप देखना 100 और 21 में तो चल रहे थे, ठीक है। यहां से देखा आपने पदों की संख्या निकालने के लिए 100 और 21 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? कितने का आ रहा है? 79 का आ रहा है। और डिवाइड किससे दोगे? जो बीच में डिफरेंस चल रहा। और +1 हमेशा करोगे। क्या करोगे? +1 हमेशा करोगे। ये पदों की संख्या निकालने का तरीका है। अगर आपको सीधे पता चल रही तो बात ठीक है, अगर सीधे नहीं पता चल रही तो निकालने का तरीका, अंतिम और पहले का अंतर पर डिवाइड किससे दोगे? जो नंबरों के बीच में डिफरेंस होगा, और +1 हमेशा करोगे। यहां से निकालोगे तो पदों की संख्या कितनी आ गई? 80 आ गई। कितनी आ गई? पदों की संख्या आ गई 80। अब आप काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते हो। अब आप काटा पीटी करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। काम वही करना है। क्या क्या करना है भैया? 42 और 2 कितना? 44/2। और पदों की संख्या निकालने के लिए 42 और 2 का डिफरेंस कितना? 42 और 2 का डिफरेंस 40। 40 और डिवाइड किससे दोगे? पर सीरीज में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का डिफरेंस चल रहा है भैया। तो 40/2 कितना हो जाएगा? 20। और +1 हमेशा, यानी पदों की संख्या यहाँ से कितनी हो गई? 21 हो गई। काट पीट लो भैया, यहाँ से कितना आ गया? 22। यानी 22 इंटू 21। आपस में कभी भी दो नंबरों का मल्टीप्लाई तो छोटी वाली संख्या का स्क्वायर, उसमें वही संख्या जोड़ दो। छोटी वाली संख्या का स्क्वायर कितना? 441, और उसमें वही जोड़ दो तो 462 उसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 441 और 1 42 और 20 कितना? 462। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है आपको 462, वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा 462, ठीक है। तो 14 का 1 हो गया। 15 की अगर बात करोगे, 15 की अगर बात करोगे तो क्या कह रहा देखना, कह रहा कि एक्स वाई और वाई जेड दो रास्ते जो क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई के हैं। समझना क्या कह रहा कि दो रास्ते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड जो क्रमशः 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई के हैं, आपस में अभिलंब है। आपस में क्या है? अभिलंब है। एक्स और जेड के बीच की दूरी न्यूनतम रास्ते से जाने में कितनी होगी? तो देखना क्या कह रहा है। अगर मैं कहूं आपसे एक ये नामकरण करो भैया, मान लो ये x है, ये y है और ये आपका z है। ये x भैया, ये y और ये z। अगर आपको वैल्यू दी गई है तो वैल्यू पुट कर लो। x और y का मान कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। y और z का मान 20 दिया गया है। ये आपको 15 दिया गया है, ये आपको 20 दिया गया है। तो कह रहा आपस में अभिलंब x और z, क्या? x और z, जो आपका x और z है के बीच की न्यूनतम दूरी निकालोगे तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया समझ रहे हो? कर्ण आपका होता है हाइपरटेनस, लंब होता है परपेंडिकुलर, और आधार हमारा बेस हो जाता है। तो आप इसको लिखना चाहो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ देखो आपको परपेंडिकुलर कितना दिया गया? 20। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। और बेस यानी आधार कितना दिया गया? 15। और 15 का स्क्वायर कितना? 225। के स्क्वायर यानी एच स्क्वायर का मान ये हो गया 625। तो के बराबर 625, और ये किसका होता है? 25 का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपके रास्ते की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 25 मीटर,
जो इसका सही जवाब है आपका 25 मीटर। भैया आज सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि इतनी गर्मी में आपको प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों का एक काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भैया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हमारे एने वाला ऐप को भी डाउनलोड करके सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। ये आपका हो गया 15, यानी मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग फिजिक्स के स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रहा अपना एनए वाला ऐप, और सारी बातें आपको इसकी पता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। तो प्रतिरोधकता की बात की जाए, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब एक आपका होता है रेजिस्टेंस, यानी जिसे आप प्रतिरोध बोल देते हो, और ये आपका प्रतिरोधकता हो जाती है। तो कह रहा कि निम्न में से भैया किसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी। नाइक्रोम, सिल्वर, आयरन, क्रोमियम। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर नाइक्रोम की बात की जाए तो नाइक्रोम कहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो हीटर का तार होता है किसका बना होता है, हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान रखना, जो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का बना होता है, और जो बल्ब का तार होता है, जो आपका 100 वाट का एक बल्ब आता था, उसमें जो तार लगा हुआ होता था वो टंगस्टन का बना हुआ था। तो किसका, वो तार आपका टंगस्टन का। यहाँ से जो आपका सही जवाब है प्रतिरोधकता सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, वो नाइक्रोम की ही हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा, 16 का ए। अगर हम आपसे बात करें 17 की, कह रहा निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 दिया गया, जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। तरल अणुओं के बीच संसर्जक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाती है वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो इसका जो सटीक जवाब है आपका, कमरे के तापमान पर जल का, कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। यानी ऑप्शन जो बी दिया गया वो इसका सटीक जवाब है, 17 का बी हो जाएगा आपका। अगर बात करें हम 18 की, एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश स्मिति राशि की इकाई जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहलता को मापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए बेटा आपको मेरे जवान, क्या दिए गए हैं, चमक जिसको बोलते हैं ल्यूमिनोसिटी, ज्योति तिमिरता यानी ल्यूमिनेंस बोलते हैं, ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनस उत्सर्जन, चमकदार एक्सप्लोरर। तो आप ध्यान रखना जो इसका सही जवाब है वो है आपका ज्योति तिमिरता। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ल्यूमिनेंस, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 18 का भी। अगर बात करें 19 की, किसकी, अगर बात करो 19 की, तो कह क्या रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उप सतह में किसकी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव्यवृत्त के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और दाब ऊर्जा के योग का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। तो बेटा आप लोगों का काम है कि आप इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा सको का, इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा सको। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। डैनियल बर्नौली, क्या डैनियल बर्नौली, आप ध्यान रखोगे डैनियल बर्नौली, यहाँ से जो सी ऑप्शन दिया गया है वो इसका बिल्कुल सटीक जवाब है, डैनियल बर्नौली। ठीक है, बात हम लोग करेंगे किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वैद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घटकर हो जाती है कितनी, 1/3, 1/4, आधी या 1/6। तो कितनी भैया, आधी हो जाती है, कितनी, आधी हो जाती है, यानी 20 का सी। अब हम क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे बायो के। बायो के क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा गैर संवहनी पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण उन्हें उन्हें होल्ड करने वाली संरचना क्या कहलाती है। एंथेरिडियम कहलाती है, आर्कगोनियम कहलाती है, प्रोटोनिमा कहलाती है, मेगा स्पोरेंजिया कहलाती है। तो आप ध्यान रखना कि ब्रायोफाइटा यानी गैर संबोधनी पौधों और फर्न में शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण उन्हें होल्ड करने वाली जो संरचना है एंथेरिडियम कहलाती है। क्या ऑप्शन ए एंथेरेडियम, 21 का ए सही हो जाएगा। और जो बी 22 है उसका क्या है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और यह गहरे समुद्र में पाया जाता है।
फ्यूकस, नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोना, लैमिनारिया। तो आप ध्यान रखेंगे क्या, ये भैया वो क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जाम होने के बाद स्क्रीनशॉट के साथ आपको ये क्वेश्चन दिखाए जाएंगे कि एग्जाम में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपका काम है कि ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते रहना, क्या ऐसे क्वेश्चन को उड़ाते रहना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगाते रहोगे तो आप पेपर में उड़ा के आ रहे होगे। जो इसका सटीक जवाब है क्या है, लैमिनारिया, क्या है, लैमिनारिया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो 23 दिया गया है, 23 दिया गया है, बैक्टीरिया के संबंध में पीपीएलओ का पूर्ण रूप, किसका, पीपीएलओ का। तो देखना भैया, पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछा गया प्लूरो, आप क्या बोल दोगे, प्लूरो न्यूमोनिया, प्यूरोनिमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, प्लूरो, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये बात आपसे क्या पूछी गई है कि पीपीएलओ का फुल फॉर्म, तो प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है आपको पीपीएलओ, ये फुल फॉर्म हो जाएगा 23 का ए। 24 की अगर बात की जाए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य था। चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं इतने दिन से तुम्हें विटामिन कि भैया याद कर लो विटामिन, याद कर लो विटामिन, लेकिन तुम हो कि याद ही नहीं कर रहे हो। सारे नाम आपको बताए हैं। विटामिन ए जो होता है आपको क्या होता है, रेटिनॉल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी जो होता है वो होता है थायमिन। विटामिन सी जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी होता है आपका कैल्सीफेरॉल, भैया क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, क्या मेरे जवानों, टोकोफेरॉल। और लास्ट होता है विटामिन के, जिसे आप बोलते हो फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन, फिलोक्यूनॉन। या इसी को कहीं कहीं आप देख लोगे नेफ्थोक्यूनॉन भी बोल दिया जाएगा, क्या नेफ्थोक्यूनॉन भी बोल दिया जाएगा। तो ये सारे आपके विटामिन हैं जिनके नाम है। तो वही बस पूछा गया कि विटामिन बी का नाम, तो ये आपका थायमिन हो जाएगा, यानी विटामिन सी हो जाएगा 24 का, ठीक है। अगर बात करी जाए 25 की, 25 की, तो क्या कह रहा है कि कोशिका विभाजन, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत। तो ध्यान रखना, जो कोशिका झिल्ली है इसमें जो आपका प्रोटीन का प्रतिशत होता है, किसका, प्रोटीन का प्रतिशत 40 से 60%, 40 से 60%, यानी ऑप्शन 1 में दिया गया है 40 से 60, ये आपका राइट हो जाएगा 25 का ये। अगर बात करें 26 की भैया, अगर बात करें 26 की, तो क्या है, क्या है, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर समूहों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, या ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मकों का परिवहन वायु के माध्यम से होता है, या अनावृत बीजियों में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है। लास्ट आवृत बीजियों में नर युग्मकों को परिवहन जल के माध्यम से होता है। तो जो सही है इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ब्रायोफाइटो और टेरिडोफाइटो में नर युग्मकों का परिवहन जल के माध्यम से होता है, वो इसका सटीक जवाब है 26 का ए। ध्यान रखना आप 26 का ए। 27 की बात अगर करें, 27 की बात अगर करें तो क्या होगा, त्रिकोरकी प्राणियों यानी ट्राइप्लोब्लास्टिक, क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक आपके एनिमल्स हैं में पाए जाने वाले तीसरे जनन स्तर यानी थर्ड जर्मिनल लेयर की पहचान करें तो क्या बोलोगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, कोइलॉम या मेसोडर्म। तो ध्यान रखना भैया, इसको आप बोलोगे मेसोडर्म यानी मध्य जन स्तर, क्या बोलोगे, मध्य जन स्तर बोलोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो आपका 27 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर 28 की बात करी जाए, अगर 28 की बात करी जाए तो क्या है, क्या है भैया, 28 की बात की जाए
28 की बात की जाए, क्या कह रहा है, 1920 के दशक में इकोट्रॉफिक इंटरेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पहला पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? ऑप्शन ए है एडवर्ड ओ विल्सन, चार्ल्स एल्टन, अर्स्ट हैकल, हार्वर्ड थॉमस। तो ध्यान रखना, चार्ल्स एल्टन। कौन भैया? चार्ल्स एल्टन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 29 की। जो 29 है आपका, क्या कह रहा है, सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या? सेंट्रियोल भैया ध्यान रखना, सेंट्रियोल का मुख्य जो कार्य है, जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करना, या जीवाणु कोशिका में खनिज संरचना को बनाए रखना, पादप कोशिका को गुणन में सहायता करना, या लास्ट पादप कोशिका में कठोरता बनाए रखना। तो इसका जो सही जवाब है, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी जो ऑप्शन ए दिया गया है वो इसका करेक्ट है, 29 का ए। अगर 30 की बात करो, अगर 30 की बात करो, कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका में जो भरा हुआ मैट्रिक्स होता है इसको कोशिका द्रव्य, यानी ऑप्शन ए। 31 क्या कह रहा है, देखना, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट यानी रिसेप्टर साइट बोलते हैं भैया, रिसेप्टर साइट से जुड़ती है और इसकी प्राकृतिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है? प्रतिपक्षी, जिसे हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं, एंटी रिप्रेसेंट और साधक या एगोनिस्ट। तो प्रतिपक्षी जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ से बिल्कुल सटीक हो जाएगा, 31 का ए। 31 का ए। आप सभी लोग भैया वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आज आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं कल बहुत ही बिजी रहा हूँ और सारा काम मैंने इतना मेहनत करके किया हुआ है। आज सुबह ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगवाया है मैंने। तो ध्यान रखना, आपको वीडियो को इतना शेयर करना, इतना शेयर करना है। थकान होने की वजह से शायद मैं थोड़ा सा कंफर्ट भी नहीं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो ध्यान रखना, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सभी लोग शेयर करो भैया, और मेहनत से पढ़ते जाओ। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ध्यान रखो है भैया। 31 का ए। 32 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है? तो जो विटामिन डी है इसके नाम की बात करें तो नाम क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल। इससे जो अगर आपको देखा तो विटामिन डी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? विटामिन डी सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों में पाया जाता है। किसमें? सन रेज, यानी सूर्य की किरणें। और अगर आपसे पूछा है इससे होने वाला जो बीमारी है उसे क्या बोलोगे? रिकेट्स। और जो बड़ों में रोग होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया। बातें समझ में आई क्या? कि नाम अगर बात करें तो कैल्सीफेरॉल, अगर नाम की बात करें तो कैल्सीफेरॉल, सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा जो आपका पाया जाता है, सूर्य की किरणें। रिकेट्स होने वाली बीमारी हो गई बच्चों में, और जो बड़ों में होती है वो ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रोमलेशिया हो जाएगी। अगर आपसे बात की जाए किसकी भैया, अगर आपसे बात की जाए कि जो विटामिन डी है का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है, तो अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना। क्या? अस्थियों और मांसपेशियों को मजबूत करना। जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगर बात करें 33 नंबर की, तो क्या कह रहा है कि कोशिका चक्र, जो आपका कोशिका चक्र है, किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण और कोशिका द्रव्य विभाजन के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यिक सामग्री एकत्र है? तो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्या किया है, विटामिन डी की बात की थी। विटामिन डी का जो नाम था आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो इससे होने वाला रोग रिकेट्स था, यानी बच्चों की हड्डियां कमजोर। अब आपसे जो क्वेश्चन का आगे ऑप्शन दिए गए, एस चरण, एम चरण, जीवन चरण, G2 चरण। ये क्वेश्चन आपसे एनए के ही एग्जाम पूछा गया है। जो कोशिका चक्र के किस चरण के दौरान उपापचय परिवर्तन, समसूत्रण जिसे माइटोसिस बोलते हैं, और कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे आप साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, के लिए आवश्यक कोशिका द्रव्यिक सामग्री है जो, वो आपके किस चरण में आएगी? तो वो आपके आ जाएगी G2 जो चरण है। कौन सा? G2 चरण जो है वो आपका इसका सटीक जवाब हो जाएगा। जो 33 का डी है आपका वो सटीक जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए 34 की, तो 34 क्या कह रहा है, उस वर्णक की पहचान कीजिए, उस वर्णक की पहचान कीजिए
जो रक्त को उसका रंग देता है तो वो है हमारा क्या, हीमोग्लोबिन। रक्त को लाल रंग करता है तो वो हीमोग्लोबिन है। अगर बात 35 की जाए तो आप उस प्रकार की दवाई को क्या कहते हैं जो ग्राही यानी क्या है ये आपका रिसेप्टर। क्वेश्चन नंबर 35, रिसेप्टर, रिसेप्टर यही है ना 35। हाँ भैया, आप उस प्रकार की दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही को स्विच करके प्राकृतिक संदेश वाहक की प्रतिकृति करती है। एंटोगोनिस्ट, प्रति अवसाधक, अवसाधक या एगोनिस्ट। तो इसका जो जवाब है एगोनिस्ट, डी। अब अपने हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एटीएम और बार के बीच में क्या संबंध है? तो एक एटीएम बराबर 105 बार, कर लेना भैया इसको। एक एटीएम बराबर 1.013 इंटू 10 बार। एक एटीएम बराबर एक बार, और जो लास्ट ऑप्शन एक एटीएम बराबर 1.03 बार। कितना? ये इसका सटीक जवाब है 36 का डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका 37 है। क्या कह रहा है? कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक के कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? जो ऑप्शन आपको दिए गए, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बी दिया गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रेजाइन हाइड्रेट। तो ध्यान रखना भैया, जो सॉस और शरबत, क्या सॉस और शरबत में खाद्य परिरक्षक, क्या खाद्य परिरक्षक के रूप में रासायनिक यौगिकों का जो प्रयोग होता है वो होता है क्या हमारा, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। जो ऑप्शन ए दिया गया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? जो एस्टर होते हैं आपके, जो आपके एस्टर होते हैं वो कैसी होती है भैया? फलों की सुगंध होती है, फलों जैसी मीठी महक होती है, सड़े अंडे जैसी गंध होती है, तीखी गंध। तो आप ध्यान रखना क्या, कि फलों जैसी मीठी महक, क्या फलों जैसी मीठी महक, यानी ऑप्शन बी। 38 हो गया। 39 देखो बाबू, 39 क्या कह रहा है तुम्हारा? सीयू का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सीयू यानी क्या है? ये आपका कॉपर होता है, कॉपर होता है सीयू। ठीक है, कॉपर, कॉपर जिंक। 29 इसका एटॉमिक नंबर। जो आपका होता है ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन 3D14S1, जो ये दिया गया है वो आपका सटीक जवाब है 39 का है। आज मैं क्वेश्चन आपको सीधे सीधे करा रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को भी मिलेंगे और आप इनको रिवीजन भी अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अब कम समय बचा है। आप नई किताबें पढ़ने की कोशिश मत करना, जितना पढ़ रखा है उसको आप रिवीजन करने का काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की अगर बात करोगे, 40 की अगर बात करोगे, पदार्थ वह अवस्था कौन सी है जो कसमानता गुण प्रदर्शित करती है? ठोस, हिम, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस। तो इसका जो जवाब है वो गैस हो जाएगा। 41 की अगर बात करें, ऑक्सीलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक CH2 3CH2O है? थियोफिन, टेट्राहेड्रेन, टोप्रोलोन या टेट्राहाइड्रोफ्यून। जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीलेन किस यौगिक का है? तो किसका है? टेट्राहाइड्रोफ्यून। किसका है भैया? टेट्राहाइड्रोफ्यून। यानी 41 का जो क्या हो जाएगा आपका, डी होगा। वो बिल्कुल राइट हो जाएगा 41 का डी। ठीक है, अगर बात करोगे 42 की, अगर बात करोगे 42 की, तो 42 क्या कह रहा है देखना। कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित कण की खोज की थी जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है। तो ध्यान रखना पहली चीज क्या, कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी भैया? एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। इनके द्वारा की गई थी। कब की थी? 1932, 1932 में। और ये कैसा धनावेशित कण है, धनावेशित कण है। ठीक है, आपको मैंने सारी बातें बताई थी कि प्रोटॉन कैसा कण है, प्रोटॉन भी आपका धनावेशित कण है।
इस पर आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -8 आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन आपका, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। मतलब ये है आपका क्या, पॉजिटिविटी, और ये क्या है, निगेटिविटी। ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव। इसका जो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन बताया गया था, कैसा होता है, आवेश रहित। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होता है, आवेश रहित। ये सारी बातें आपको बताई गई थी, सारी बातें आपको बताई गई थी। लेकिन और नाभिक में आपके क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके कक्षाओं के बाहर ही और चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जो इसका सही जवाब है, एंडरसन ने खोज की थी पॉजिट्रॉन की सन 1932 ईस्वी में। 42 का भी सही जवाब हो जाएगा। अगर 43 की बात करो, 1662 में किसने वर्णित किया कि जब किसी गैस को एक बंद पात्र में पंप किया जाता है तो वह उस पात्र व्यवस्थित होने के लिए सिकुड़ जाएगी, परंतु पात्र पर गैस द्वारा डाला गया दाब बढ़ जाएगा। ऑप्शन दिया गया है आपको, रॉबर्ट बॉयल, एमेडियो अवोगाद्रो, जोसेफ लुसाक, गे लुसाक, जैक्स चार्ल्स। तो आप एक अवोगाद्रो संख्या ध्यान रखोगे क्या, कि अवोगाद्रो जो संख्या है आपसे सीधे सीधे पूछी जाती है, आवोगाद्रो संख्या। क्या आवोगाद्रो संख्या कितनी होती, 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है आपकी आवोगाद्रो संख्या। और जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसका जो जवाब है रॉबर्ट बॉयल। क्या है, रॉबर्ट बॉयल, 43 का ए। अगर बात 44 की जाए, एलिल एमीन आईयूपीएसी नाम क्या है जिसका उपयोग दवाएं और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है। क्या एलिल एमीन जो आईयूपीएसी नाम है, इसका उपयोग किसमें, दवाएं या अन्य रासायनिक। तो आप ध्यान रखोगे क्या, बेंजेमाइन, प्रोपेन एक एमीन, या एन मिथाइलेथामिन थेनामिन, या 2 प्रोपेन एक एमीन। तो इसका जो जवाब है भैया, 2 प्रोपेन एक एमीन सही जवाब हो जाएगा। 45 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 45 का क्या हो जाएगा भैया, सही है, यही होगा। किस रेडियो धर्मी समस्थानिक का आधा जीवन काल, आधा होगा भैया, आधा जीवन काल 5770 वर्ष है, जिसका उपयोग सामान्यतः कागज और चर्म पत्र जैसे कार्बनिक पदार्थों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के दर्द हो रहा होगा। दर्द क्या हो रहा होगा कि भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिनकी लैंग्वेज क्या है भैया, बहुत बड़ी बड़ी है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद करके जाने हैं। 14 कितना, 14 इसका सही जवाब हो जाएगा, 45 का ए। ठीक है, 46 किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवड़ों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था। सेसिलिया पाइने, गियोलुरनट्टा, या मॉलिन बलोट, हलमन कॉल्बे। भैया ये सारे क्वेश्चन है आपके जो खतरनाक लैंग्वेज के हैं, सीधे सीधे आपको याद करने हैं। आज आपको 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 47 की अगर बात की जाए, किस डाई हेल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फॉर्मिल समूह होते हैं और प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्मक उत्पाद बनाते हैं। तो आइसोब्यूटेरियल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, या वैलेंटियल्डिहाइड। तो इसका जो जवाब है थैलेल्डिहाइड, यानी बी ऑप्शन, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें किसकी, अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया, लेंथेनम, नियम। तो ध्यान रखना आप, एस ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को आप क्या कहते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व बोलते हो। और इनको बीच में स्थान दिया गया है, बीच में स्थान दिया गया है। बीच में स्थान देने के बाद आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, इनके नीचे जो लगाया गया भैया, ये आपके होते हैं लेंथेनाइड, ये होते हैं एक्टिनाइड। तो जो ये एक्टिनियम है वो इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर,
नील्स बोल्स ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु, अभी क्वेश्चन एक दिन और भी आया था नील्स बोल्स से संबंधित, तो ध्यान रखना 1913 इसका सटीक जवाब हो जाएगा, 49 का सी। और लास्ट जो है क्या, ए रूसी रसायनक जित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 63 है। मेंडलीव ने जब ज्ञात किया था, मैंने आपको बताया था कि 7 आवर्त थे और इनके तत्वों की संख्या 63 थी। तो ये आज के आपके वो क्वेश्चन रहे, आप सभी लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, ठीक है। इसी तरह के मैं क्वेश्चन लेके आपके बीच हमेशा उपस्थित होता रहूंगा, आप इनको तैयार करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल।